सुबह के 6:15 बज रहे हैं। तारीख है 18 जुलाई। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी अमूमन इस वक्त सोकर जाग रहे होते हैं, दिन की तैयारी कर रहे होते हैं। मसलन सियाटल से आए सॉफ्टवेयर प्रोफेसर प्रशांत मिश्र अपनी सुबह की कॉफी पीने वाले थे। तभी अचानक जंतर मंतर के मंच की तरफ सादे कपड़ों में आए कुछ लोग तेजी से बढ़ते हैं। इनके हाथ में मेड इन इंडिया का ठप्पा लगी सफेद चादरें हैं। मंच पर एक 59 साल का बुजुर्ग लेटा है, नाम सोनम वांगचुक। भूख हड़ताल का 21वां दिन है। सादे कपड़ों में आए लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर हैं और अस्पताल इलाज के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का रूटीन चेकअप तो सुबह 8:30 बजे होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन सफेद चादरों से मंच के चारों तरफ पर्दे से तान दिए जाते हैं। उसके पीछे क्या हुआ किसी को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बस 30 सेकंड बाद जब ये पर्दे हटते हैं तो गद्दे पर सिर्फ एक किताब बची रह जाती है। सोनम वांगचुक मंच से गायब हैं। उन्हें एम्बुलेंस में डाला जा चुका है और गाड़ी सफदरजंग की तरफ दौड़ी चली जा रही है। इस वीडियो में हम 18 जुलाई को हुए पूरे घटनाक्रम की परतें खोलेंगे। पर्दे के पीछे क्या हुआ, सुबह सुबह हुए पुलिसिया एक्शन का खेल समझेंगे, सीक्रेट प्लानिंग की बात करेंगे, किस स्तर पर ऑर्डर हुए, कहां तैयारी हुई, और आखिर में समझेंगे कि मॉनसून सत्र से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कदम क्यों उठाया, राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी नेताओं का स्टैंड क्या है और फौरी तौर पर इस आंदोलन का भविष्य क्या नजर आ रहा है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले तो अलग अलग एंगल से आए इन वीडियोस को देखिए। दिल्ली पुलिस सुबह करीब 6:30 बजे सादे कपड़ों में जंतर मंतर पहुंची। वांगचुक को एम्बुलेंस में सफदरजंग अस्पताल ले गई। वजह बताई उनकी बिगड़ती सेहत और दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से साइट खाली करने की अपील की और जंतर मंतर पर भारी तैनाती भी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलनरत और अनशनरत 3 और प्रदर्शनकारियों को, जो आईसा से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वॉलंटियर्स ने जब पुलिस का प्रतिरोध किया तो उन्हें वो ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा, ऐसा दावा किया गया। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि मंच पर चढ़ने से पहले उनके साथ जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। एक चश्मदीद ने कहा वो सुबह सुबह सादे कपड़ों में आए, पूछा तो पहले बोले डॉक्टर हैं, फिर कहा हाईकोर्ट का आदेश है। हमने कहा पहले उनकी जांच पूरी हो जाने दीजिए, आदेश दिखाइए, पर वो अंदर जबरन घुसे और उन्हें चादर में जबरन लपेट कर ले गए। आगे क्या हुआ ये कहानी 4 चेहरों के जरिए समझते हैं। सोनम वांगचुक, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आईपीएस अनुराग कुमार और वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो। पहला चेहरा सोनम वांगचुक। 21वें दिन अस्पताल पहुंचे वांगचुक अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। सफदरजंग की मेडिकल सुपरिटेंडेंट चारू बंबा ने कहा कि वांगचुक को आज करीब 7:40 पर लाया गया। लंबे उपवास की वजह से हल्की कमजोरी और माइल्ड डिहाइड्रेशन है। हम उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स पर नजर रखे हुए हैं, वो पूरी तरह से सचेत हैं। अस्पताल के मुताबिक वांगचुक स्टेबल तो हैं, पर उन्हें लगातार निगरानी की जरूरत है। बताया जा रहा है कि उन्हें न्यू इमरजेंसी ब्लॉक की 8वीं मंजिल पर रखा गया है। आम डॉक्टरों और स्टाफ की एंट्री बैन है। केवल वांगचुक के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ही वहां जा सकती है। ये अस्पताल कम और जेल ज्यादा लग रहा है फिलहाल, जहां से वांगचुक ने फिर दोहराया कि उनका हौसला टूटा नहीं है। खबरें ये भी हैं कि उनके शरीर में पोटेशियम का स्तर गिर रहा है, कीटोन्स बढ़ रहे हैं, जिससे किडनियों पर गंभीर खतरा हो सकता है। खबरें ये भी आई सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने, उनके प्रवक्ताओं ने दावा किया कि अस्पताल में भी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। उनकी पत्नी ने भी कहा कि बिना हमसे पूछे, हमारे डॉक्टर से सलाह किए उनको जबरन फोर्स फीड ना किया जाए। यहाँ एक कानूनी सवाल भी खड़ा हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को कहा था कि वांगचुक की सेहत की रोज निगरानी हो और हालात बिगड़ने पर जरूरी चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो, पर दिपके का आरोप है कि इसी आदेश का दुरुपयोग हुआ। उनका कहना है कि कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप की बात कही थी, लेकिन वांगचुक साफ कह रहे थे कि वो ठीक हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी कहती है कि उनके वाइटल्स ठीक हैं। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा।
अस्पताल भेजे जाने से पहले वांगचुक 20 जुलाई के संसद चलो मार्ग में शामिल होने की अपील कर रहे थे। एक दिन पहले का वीडियो भी सामने आया जब सरकारी डॉक्टरों की टीम आई थी। उनके पूछने पर भी वांगचुक ने कहा था कि उन्हें अस्पताल नहीं जाना है। सर, डू यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen path. अब बात दूसरे चेहरे यानी अभिजीत दिपके की। 18 जुलाई को दिपके के साथ डबल एक्शन हुआ। महेंद्र सिंह मंडराल हमारे रिपोर्टर हैं। उनके मुताबिक पुलिस ने वांगचुक को उठाने के लिए ठीक वही पल चुना जब दिपके सुबह कुछ मिनटों के लिए नित्य क्रियाकलापों से निपटने जाते थे। यही वो स्मॉल विंडो थी जिसका पुलिस को इंतजार था। सुबह के 4 बजे दिल्ली पुलिस के सभी जवान आरएएफ फोर्स के साथ जंतर मंतर पहुंच गए, जहां पर वो सुबह के 6 बजे तक अभिजीत दिपके का उठने का इंतजार करते रहे। जब अभिजीत दिपके उठे उसके बाद उन्होंने सोनम वांगचुक से बातचीत करी। बातचीत के बाद वो जब बाहर चले गए तब दिल्ली पुलिस ने सही समय का फ़ायदा उठाते हुए उसी समय स्टेज के पास गए और वहाँ से उन्होंने सोनम वांगचुक को उठाया और सीधा एम्बुलेंस में डाला, जिनको लेकर वो बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल चले गए। दिपके का आरोप है कि उन्हें सड़क पर घसीटा गया, पीटा गया, हिरासत में लिया गया, जंतर मंतर लौटने से रोका गया। उनके शब्दों में, जैसे ही उन्होंने सोनम सर को यहां से उठाया तभी पुलिस ने कहा अब तुम जा सकते हो। और जब दिपके लौटे तो एक घटना और हुई। जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए एक महिला ने उन पर स्याही फेंक दी। महिला की पहचान और मकसद फिलहाल साफ नहीं, पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन सब के बीच दिपके ने ऐलान किया कि अब वो खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वांगचुक की तस्वीर गोद में लिए फिर वो मंच पर बैठ गए। अब तीसरा चेहरा और इस क्रैकडाउन की सबसे अहम कड़ी, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर अनुराग कुमार। सबसे अहम इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतीश गोलचा को हटाकर उन्हें ये कुर्सी सौंपी। महेंद्र सिंह मंडराल की रिपोर्ट के मुताबिक गोलचा की समय से पहले विदाई कथित तौर पर इसी जंतर मंतर आंदोलन से निपटने के तरीके से जुड़ी थी। गोलचा को उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच किया गया। उनके रिटायरमेंट में अभी 1 साल बाकी था। अनुराग कुमार कौन है ये समझिए, क्योंकि उनकी प्रोफाइल बहुत कुछ कहती है। वो इससे पहले देश की एक अहम खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में थे और वहां उन्हें नंबर 2 माना जाता था। सिर्फ एक दिन पहले ही वो आईबी से अपने मूल काडर में लौटे थे, आगबुट काडर में, और लौटते ही 1994 काडर के आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस की कमान मिल गई। पद संभालने के लिए उन्होंने प्रोटोकॉल का, आवा भगत का और परंपराओं का इंतजार नहीं किया। बिना पूर्व ज़्यादा सूचना और तैयारी के वो सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर जो पिछले कमिश्नर थे गोलचा, उनसे चार्ज लिया। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर और बाकी सब प्रक्रियाएं होती रहीं। आलम यह था पुलिस हेडक्वार्टर में कि तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पहुंचने के कुछ ही सेकंड या मिनट पहले पता चला और सब आनंद फानंद में अगवानी के लिए भागे। कुमार ने पहुंचते ही स्पेशल कमिश्नर रैंक के अधिकारियों के साथ एक डिटेल मीटिंग की और वांगचुक को हटाने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। और इसी बिंदु पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि मोदी सरकार ऐसा कमिश्नर लेकर आई जो वांगचुक को गिरफ्तार कर सके। जब सोनम वांगचुक जी कहते हैं भाई पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश को आवाज उठानी पड़ेगी, इनको डर था कि बड़ी तादाद में पूरे देश से लोग वहां पर आएंगे, इसलिए रातों रात इन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदला और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल के सुबह सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठा लिया गया। अब चौथा चेहरा, गीतांजलि अंगमो, सोनम वांगचुक की पत्नी, जो एक साय की तरह हमेशा पति के साथ खड़ी रही। आज भी वो अस्पताल के बाहर डटी हुई हैं। उन्होंने कई तीखे सवाल उठाए। पहला, इलाज की सहमति का। उन्होंने सफदरजंग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख कर दिया कि उनकी परिवार की और पिछले 20 दिनों से निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के बिना वांगचुक को कोई भी ओरल या इंट्रावीनस चीज ना दी जाए। दूसरा, पारदर्शिता का सवाल। गीतांजलि का कहना है कि वांगचुक बिल्कुल ठीक है, पर अस्पताल बार बार मांगने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी देने से इनकार कर रहा। उन्होंने वांगचुक को डिस्चार्ज करने की भी मांग की ताकि वो दूसरे भरोसे के अस्पताल में दिखा सके। तीसरा, उन्होंने अस्पताल के बाहर पुलिस की मौजूदगी और अंदर फोन न ले जाने देने पर सवाल उठाया, इस संदेश के साथ कि 20 जुलाई का मार्च तय है। ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। पर्दे के पीछे भी कुछ चेहरे जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो भले एक मुश्त ना हो पर असरदार हैं, और ये आंदोलन अब दिल्ली से बाहर भी फैल रहा है।
गुवाहाटी में वांगचुक का चित्र बनाने पर 2 लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। पर्दे से तर पूरी कहानी का एक कीवर्ड और है प्लानिंग। प्लानिंग सरकार की, पुलिस की और सीजेपी वालों की। पहले बात पुलिस प्लानिंग की, जो किसी थ्रिलर की स्क्रिप्ट लगती है। 18 जुलाई को तड़के 3 बजे नई दिल्ली जिले के सभी पुलिसकर्मियों को, हर थाने से 10 मुस्तैद पुलिसकर्मियों को एक जगह बुलाया गया। बताया गया कि मानसून सत्र से पहले संसद में एक सिक्योरिटी ड्रिल है। फिर एसएचओस को संदेश गया कि ड्रिल सुबह होगी। आगे की कहानी बता रहे हैं हमारे पत्रकार महेंद्र सिंह मनरा। बीती रात 11 बजे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को उनके डीसीपी के द्वारा ये सूचना दी गई कि आज वो पार्लियामेंट में एक मॉक ड्रिल करेंगे, जिसके लिए सभी तमाम एसएचओ अपने 10-10 लोगों के स्टाफ के साथ सुबह के 3 बजे पार्लियामेंट थाने के बाहर उनको मिलेंगे। इसके बाद सभी लोग सुबह 3 बजे जब वहाँ पहुँचे तो उनको सबको कहा गया कि अब वो मंदिर मार्ग चले, जहाँ चल के उनको ये सारा फाइनल अपना डिस्कस करना है। मंदिर मार्ग पहुँचने के बाद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नई दिल्ली के सचिन शर्मा ने उनके साथ पूरा प्लान डिस्कस किया और उनको बताया कि वो यहाँ मॉक ड्रिल नहीं, जबकि वो यहाँ पर एक सोनम वांगचुक को हटाने के लिए प्लानिंग करने के लिए बैठे हैं, ऑपरेशन 30 सेकंड। कुल मिलाकर ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था, सोची समझी सटीक प्लानिंग। और इस तरह के फैसले कहाँ से होते हैं, सरकार क्यों ये फैसले लेती है, मुख्य तौर पर 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली, 20 जुलाई के मार्च को लेकर देश भर से इनपुट आ रहे थे। बताया जा रहा था कि स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग अपील डाल रहे हैं, कलाकार अपील डाल रहे हैं और सब जंतर मंतर पर जुटने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ा बज़ नजर आ रहा था। दूसरी वजह, सोनम वांगचुक के पास एक नैतिक बल है जिसकी काट सरकार के पास नहीं थी। बीजेपी के अपने मुखर समर्थक भी कहने लगे थे कि सोनम वांगचुक को कुछ नहीं होना चाहिए। दर्शक याद रखें, हर बड़े राजनीतिक आंदोलन को ऐसे एक चेहरे की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी अपने पूर्व स्वरूप में, जनसंघ के स्वरूप में, उन्हें या चौधरी चरण सिंह की पार्टी को या कांग्रेस के मुकाबले तमाम विपक्षी दलों को 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, तब भी उन्हें रालेगण सिद्धि से एक ऐसे व्यक्ति को लाना पड़ा था जो गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अन्ना हजारे वो व्यक्ति थे। और तीसरे पड़ाव में सीजेपी को जब लगा कि वो खुद अपने तय लोगों का जुटान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो नए हैं, युवा हैं, उनकी कोई बड़ी सोशल स्टैंडिंग नहीं, तब उन्होंने सोनम वांगचुक को आगे किया, उनकी सदारत में आगे बढ़े। तीसरा विषय, सरकार हर हाल में मॉनसून सत्र को बिना किसी बड़े हंगामे के निकालना चाहती थी, पर सीमन बिल की वजह से, महिला बिल की वजह से ये सत्र उनके लिए अहम है और इसीलिए लगातार नंबर गेम को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। इससे इतर विपक्ष राम मंदिर में चंदा चोरी और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर आक्रामक होने की तैयारी में है और केंद्र इस मुद्दों पर बैकफुट में है। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआती दौर में ही कोई और चेहरे, कोई और आंदोलन आए जो पार्टी के मोमेंटम को बिगाड़े। सत्ता की दृष्टि से बीजेपी राइज पर थी बंगाल की जीत के बाद, लेकिन उसके बाद से लगातार कई ऐसी सुर्खियां आई जो पार्टी के लिए और सरकार के लिए सुविधाजनक नहीं थी। ये तो सत्ता पक्ष की दलीलों की बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन के निर्देश सीधे गृह मंत्री अमित शाह से आते हैं, जो दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है, सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। और उसी के तहत अनुराग कुमार को एक स्विफ्ट एक्शन के लिए लाया गया था ताकि हर बीतते दिन के साथ बीजेपी के लिए ये पीआर वॉर मुश्किल ना हो। प्रकट तौर पर बीजेपी के सिपहसालारों की दलीलें भी आई। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय और एनडीए के साथी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे विशुद्ध रूप से हेल्थ इमरजेंसी और हाईकोर्ट के आदेश का पालन बताया। तर्क दिया गया कि 21 दिन से भूखे एक नागरिक की जान बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और विपक्ष वो इसे मानने को तैयार नहीं। उनकी अपनी प्लानिंग है और नेताओं के बयानों में गुस्सा दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा, सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से हटाना पूरी तरह गलत है। मोदी सरकार के मूल सिद्धांत ही असत्य और हिंसा है। कोई भी ताकत भारत के छात्रों को इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। लेकिन राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर मौका चूक गई, देरी कर गई। एक उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह से 2011 में 2009 में भाजपा ने लगातार दूसरी दफा सत्ता गंवाई अटल बिहारी सरकार के बाद। उसके बाद से उन्हें मोमेंटम की जरूरत थी। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व को जनता ने नकार दिया था।
तब क्या होता है, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऐसे कई मसले होते हैं, निर्भया कांड, जिसके बिना पर शहरी नागरिक खास तौर पर नाराज नजर आते हैं। इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अम्ब्रेला को आगे करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी खुद प्रकट रूप से सामने आने के बजाय रामलीला मैदान पर एक बड़े जनमत को जुटाने का काम करते हैं। मंच पर आपको जनरल वीके सिंह नजर आए थे, जो बाद में गाजियाबाद से भाजपा के सांसद भी बने और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रहे। बीजेपी पीछे रही, उसने नाराजगी को उभरने दिया क्योंकि उसे भरोसा था कि अंततः जब 2014 में चुनाव होंगे तो वो कांग्रेस के प्रति इस नाराजगी का लाभ उठा पाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक खतरे की तरह नहीं देखा। कांग्रेस अतीत की शरणार्थी बनी। कांग्रेस को लगा कि इसी तरह के एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से एक पार्टी निकली जो अंततः उन्हीं की जगह को कैप्चर करने की कोशिशों में लग गई। चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा, चाहे गुजरात हो, या सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा कांग्रेस की जगह को ऑक्यूपाई किया। कांग्रेस की ये चिंता है कि जिन राहुल गांधी को आगे करके उन्हें वो युवाओं का, जेनजी का, मिलेनियल्स का प्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी कोटा जा रहे हैं, कभी देहरादून जा रहे हैं, पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि पार्टी अपनी सांगठनिक ताकत को शुरू से ही सीजेपी के पीछे लगाएगी तो एक और विकल्प उभरेगा जो हो सकता है कि अंततः विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस की जमीन पर कब्जा करे। इसीलिए शुरुआती दौर में ना बयान दिखे और ना कोई समर्थन दिखा। जब आंदोलन सोनम वांगचुक के चेहरे को आगे बढ़ाकर सामने रखकर आगे बढ़ा, जब सीजेपी के कर्ता धर्ताओं ने बार बार स्पष्ट किया कि ना तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ना खुद वो सत्ता की होड़ में है, उसके बाद से कांग्रेस की हिचक टूटनी शुरू हुई। इस पर भी सबसे पहले तब जब खुद सोनम वांगचुक ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि यदि राहुल गांधी इस आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं तो देश की जनता उन्हें भी देखेगी। उसके बाद केसी वेणुगोपाल का बयान आया, पवन खेरा का बयान आया। इस बात को लेकर कांग्रेस आश्वस्त नहीं थी कि इस आक्रोश का विकल्प वो बन पाएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने बड़े ढंग से वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते थे वो नहीं कर पाए, या फिर वो अपने अम्ब्रेला का, अपने मंच का इंतजार करते रह गए। बीजेपी के लिए भी फौरी तौर पर यह आसान होता यदि पॉलिटिकल पार्टी सामने से आकर हमलावर होती, क्योंकि तब उनके लिए आंदोलन को सिरे से खारिज करना आसान होता और वो ये कहते कि चूंकि विपक्ष सत्ता में नहीं आ पा रहा है इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। सोनम वांगचुक का एक नैतिक आधार है जिसे बीजेपी या सत्तारूढ़ तमाम दूसरे अवयव तमाम दलीलों के बाद भी आम जनता की नज़र में खारिज नहीं कर पाए, इसलिए हाई कोर्ट का तर्क लेकर ये एक्शन लिया गया। विपक्ष की तरफ से और भी बयान आए। मसलन शिवसेना उबाटा के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र को घेरते हुए कहा, सरकार को नागरिकों की जान की परवाह नहीं है और उसे तुरंत प्रदर्शनकारी युवाओं से बात करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो वांगचुक के मेडिकल केयर को जुडिशियल ओवरसाइट के तहत रखने की मांग कर दी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी शरद पवार के मुखिया शरद पवार ने भी इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार को अहंकार छोड़ने की सलाह दी है। अब देखना यह है कि सोमवार के मार्च में ये पॉलिटिकल पार्टीज कितने बड़े स्तर पर शामिल होती हैं, क्या सांसद भी इसका हिस्सा बनते हैं। नारे लग रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो है मंच पर एक अलग प्रोटेस्ट है, वहां पर लगातार लोग आ रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं। आज राज्यसभा के सांसद मनोज झा समेत कई राजनीतिक कार्यकर्ता आए, योगेंद्र यादव थे यहाँ सुबह, और लेकिन आयसा, एसएफआई, एएसएफ तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी अपने अपने शिविर हैं, वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हमने जो कुछ यहाँ देखा वो आपको बताते हैं। एक यहाँ दिल्ली पुलिस के अपने कैमरे लगे हुए हैं, उसमें एक अलग से जगह है जहाँ पर दिल्ली पुलिस अपना कैमरे से निगरानी रख रही है। 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता है। और एक शिविर है जहाँ पर दवाइयों का, ग्लूकोज का, बाकी तमाम तरह के लिए जो बांट रहे हैं सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और जो बाकी और लोग हैं, वो एक ऐसी जगह है। इसके अलावा हमने देखा कि कई और लोग भी हैं जिन्होंने आज से अनशन शुरू किया है। ऐसे ही एक व्यक्ति से हमने आज बात भी की थी, तो कई लोग अभी अपना अनशन आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद शुरू कर चुके हैं। आखिरी में है आपके और हमारे लिए कुछ अहम सवाल। क्या डिजिटल एक्टिविज्म अपनी सीमाएं दिखा चुका है या उससे बढ़कर वो ज़मीन पर भी प्रकट हो सकता है? वो तमाम लोग जो अपने अपने घर पर हैशटैग वाली एक्टिविटी दिखा रहे थे, क्या वो ज़मीन पर उतर सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स नज़र बनाए हुए हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़,
कि क्या ये मुद्दा एक स्पष्ट नैरेटिव जिसमें एक वाइड फ्रेम हो, या एक स्पष्ट नेतृत्व के अभाव में बहुत विकसित नहीं हो पाया। तीसरा सवाल, क्या देश की प्रमुख विपक्षी दलों ने झिझक दिखाई और आंदोलनकर्ता भी उन्हें साथ नहीं ला पाए। बार बार मंच से भी कहा गया कि ये एक पॉलिटिकल मंच है, क्या इस वजह से मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ। चौथी बात कि बीजेपी ने अपने पीआर डिजास्टर को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश की है, सरकार ने कोशिश की है, उसका फौरी तौर पे और लॉन्ग रन में जनता पे क्या असर होगा। बार बार राजनीति विज्ञान के लोग कहते हैं कि स्टेट के अंदर अथाह शक्ति होती है आंदोलनों को थकाने की। कभी रोम शर्मिला का जिक्र होता है जो यूपीए के दौर में और बाद में आंदोलन पर बैठी रही, और अब इसका भी जिक्र होता है। उनके पास अपार धैर्य है, अपार संसाधन है। ऐसे में ही लोग बार बार गांधी की टेक्स्ट बुक की तरफ जाते हैं कि आंदोलन को रचनात्मक होना चाहिए, उसका नारा, उसका नेतृत्व, उसका नैरेटिव और उसकी एक्टिविटीज़ का खाका स्पष्ट होना चाहिए, और कब उसे उभार पर जाना है और कब कुछ ठहर कर और गतिविधियों में जनमत में अपने आप को व्यस्त करना है, ये सीख भी होनी चाहिए। जितने मुंह उतनी व्याख्याएं। आपका जंतर मंतर पर चल रहे इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि 20 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार पर किसी तरह का दबाव बन पाएगा? पॉलिटिक्स में प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी वजह से कई फैसले बदले और लिए जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोग हम और आप हैं, हमारे और नाम आपके नाम पर देश चलता है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, ये पत्रकारिता है सत्य और साहस की। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।